अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं देश के बहुचर्चित आर्यन खान ड्रग्स मामले की। इस मामले ने पूरे देश भर में मीडिया में हाहाकार मचा रखा है। आखिर ये मामला क्या है और हमें इससे किस तरह से निपटना चाहिए? क्या ये वाकई में ड्रग रैकेट्स का कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है, या फिर किसी को फंसाने की साजिश, या फिर कुछ और, या फिर इसके पीछे पॉलिटिक्स है? क्या कुछ मामला है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में ये इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हमें नशे से मुक्ति के अभियान कैसे चलाने चाहिए, अपने यूथ को, अपने बच्चों को ड्रग्स से हमें कैसे दूर रखना है, और अगर ड्रग्स की उन्हें लत लगी है तो हमें इसे ठीक कैसे करना है और वापस उन्हें सामान्य जिंदगी में कैसे लाना है। इस विषय पर चर्चा होगी, जिस विषय पर लोग बात करने से बचते हैं। बहन भाइयों, आर्यन खान के बहाने पूरे देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ी बहस शुरू होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस घटनाक्रम की बुनियाद पर हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज आर्यन खान को भले ही बेल मिल गई, आर्यन खान अब कल परसों में छूटकर घर चले जाएंगे, सामान्य जिंदगी की तरफ लौटेंगे, लेकिन यह पूरा घटनाक्रम हमारे लिए कई बड़ी सीख, कई बड़ी लर्निंग और कई बड़े आयाम छोड़कर गया है। हमें इस पूरे मामले को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वो विस्तृत दृष्टिकोण क्या हो सकता है? ड्रग्स आज दुनिया भर की समस्या है। कोलंबिया से लेकर कनाडा तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इस ड्रग्स के शिकंजे में ना हो। हमें अपने बच्चों को ड्रग्स से कैसे बचाना है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और बच्चों को ड्रग्स से दूर किया जाए। नशा मुक्ति के अभियान कैसे चलाए जाएं, हमें इस बारे में बहुत खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता है। और यह डिबेट सिर्फ आर्यन खान पर आधारित नहीं है। जिन्हें लगता है कि वो डिबेट आर्यन खान पर कर रहा हूं, जी नहीं, मैं डिबेट इस बात पर कर रहा हूं कि हम अपने बच्चों को नशे से कैसे बचाएं, उन्हें दूर कैसे रखें, नशे की लत उन्हें ना लगे। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कानून में इसके क्या प्रावधान है, किस तरह के दंड हैं, और एक जागृत समाज को इसके लिए किस तरह की कैंपेनिंग करनी चाहिए। पूरे मीडिया या समाज में आर्यन खान को बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौन सी धारा लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, ये एक कानूनी विषय हो सकता है। आर्यन खान फंस गए, आर्यन खान को फंसाया गया, आर्यन खान के पीछे राजनीति है नहीं है, ये मसला, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि हम नशे की लत से अपनी मौजूदा पीढ़ी को, यूथ को और आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएं। एक बेहतर भारत, एक बेहतर उत्तर प्रदेश, एक बेहतर महाराष्ट्र, एक बेहतर मुंबई, एक बेहतर दुनिया हम कैसे दें, हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ शाहरुख खान के बेटे तक सीमित नहीं है। पंजाब के हालात सबको पता है, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर ड्रग्स के बड़े कारोबार हैं। भारत में ये ड्रग्स आती कहां से है, हमें इसे रोकना कैसे चाहिए? दो बड़ी संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है, डीआरआई और एनसीबी, इनको अपनी भूमिका को और तेज करना पड़ेगा। राज्यों की पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित करने पड़ेंगे। राज्य, केंद्र और तमाम एनजीओज और इन्फ्लुएंसर लोगों को, प्रभावशाली लोगों को मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए कि हम ड्रग्स एडिक्शन से बच्चों को कैसे बचाएं, यूथ को कैसे बचाएं। इस बारे में हमें एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है, एक पॉलिसी वर्क की आवश्यकता है। आज आर्यन खान फंसे हैं, कल को कोई और जाएगा जेल, फिर उसके बाद कोई और जाएगा। क्या यह सिलसिला हमें अंतहीन करके छोड़ देना चाहिए, या इस घटना से सबक लेकर हमें बच्चों को जागृत करना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि जो प्रभावशाली लोग हों, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओज हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट्स हैं, तमाम समाज के प्रभावी लोग हैं, वो आगे आए और नशा मुक्ति का अभियान चलाएं। हमें एक ऐसे यूथ की आवश्यकता है, ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे, देश की तरक्की के लिए लगे, अच्छी शिक्षा के लिए लगे। ड्रग्स बहनों भाइयों बहुत ही
लाचार और कमजोर कर देने वाली चीज है जो इंसानी जिस्मों को खोखला बनाता है। दुनिया में ड्रग्स के ऐसे ऐसे कार्टेल्स हुए हैं, कोलंबिया जैसे देश उसके उदाहरण हैं, जहां की अर्थव्यवस्था ही ड्रग्स से चलती है। एस्कोबार को लोग भूले नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले कोलंबिया की पूरी मिलिट्री लगकर वहां के सबसे बड़े ड्रग माफिया को किसी तरह पकड़ पाए। तो हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी पीढ़ी को कैसे बचाएं ड्रग्स से? क्या हम इस बारे में कोई मुहिम शुरू कर सकते हैं? आज समाज को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज आप जो लोग भी ये डिबेट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबसे भी यही अपील करता हूं, अपने बच्चों से खुलकर बात करिए। अगर आपको संदेह है कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि आप उनके साथ बात करिए, समझने की कोशिश करिए और उनको समझाइए कि ड्रग्स कितनी खतरनाक चीज है। यह शौक के लिए नहीं है, यह किक पाने के लिए नहीं है, यह आपके बच्चे का जीवन अंधकार में धकेलने वाली चीज है। और इसके लिए आपको अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, अपनी व्यस्तता में से समय निकालना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो यकीन मानिए कि आपका जीवन भी खराब होगा, आपके बच्चे का भी खराब होगा। मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, किसी और चीज की भी लत है, शराब की लत है, किसी और तरह के सूखे नशे की लत है, दूर कीजिए उसको, बात करिए उनके साथ, रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाइए, उन लोगों से मिलाइए जो कभी ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग छोड़ा है जिन्होंने। क्या हम एक मुहिम के तौर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। मसला सिर्फ शाहरुख खान के बेटे का नहीं है, मसला किसी समीर वानखेड़े का नहीं है, मसला किसी समीर दाऊद वानखेड़े का भी नहीं है। मसला यह है कि हम मौजूदा पीढ़ी, यूथ और आने वाली पीढ़ी को ड्रग्स से कैसे बचाएं। हमें इस बारे में मुहिम चलाने की आवश्यकता है। और मैं अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यह सही वक्त है कि जब हमें ड्रग्स के खिलाफ, जब हमें नशे के खिलाफ अपने अपने माध्यमों में, अपने चैनलों पे, अपने समाचार पत्रों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस देश को हम नशे से और ड्रग्स से मुक्त करें। यह एक मीडिया के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि हर माता पिता इस डिबेट को देखे, हर यूथ इस डिबेट को देखे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है, आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी। आज आर्यन खान समेत 3 लोगों को जमानत सम्माननीय हाई कोर्ट ने दी है। इससे पहले कल ही 2 लोगों को एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी। आज तो बहुत खुश है। दिस इज लाइक दिवाली आज हमारी हो गई है और इन बच्चों की भी, बिकॉज मैं अभी 2 दिन पहले अरबाज से मिलके भी आई थी जेल में एंड ही वाज सो स्ट्रेस्ड। मतलब वो वेट कर रहा था कि उसका बेल कब सुनेंगे, कब ऑर्डर आएगा वगैरह। एंड वी ऑल वर होपिंग कि दिवाली के पहले होपफुली आ जाएगा एंड आज फाइनली बेल आ गया है। 1 महीने का लॉन्ग बैटल इज ओवर। आज की डिबेट में मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अनिल सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवसेना के, तेजस्विनी सिंह बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशांत सिंह अटल बहुत ही जाने आने अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, गंगा सिंह एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, नवाब मलिक जिस पार्टी के, लोग नवाब मलिक को ज़्यादा जान गए इस वक्त। एल बनर्जी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी, और एल राव साहब हैं, रिटायर्ड डीसीपी हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट। बहुत शुक्रिया, स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तेजस्विनी, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं इस डिबेट को बुनियाद मानकर, एक केस स्टडी मानकर, मैं इस केस की मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाना चाहता। मैं इस मसले पे जाना चाहता हूँ कि हम नशा मुक्ति का अभियान कैसे चलाएं, ड्रग एडिक्शन से यूथ को कैसे दूर करें
और मैं चाहता हूं कि आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग, आप जैसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी आगे आएँ और दिशा दें समाज को और ये ड्रग्स एडिक्शन के खिलाफ कैंपेन चलाएं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सेंसिटिव मुद्दा, इस पूरी न्यूज़ को एक बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन दिया। क्योंकि मैं सुबह से सारे चैनल्स में जितनी भी शोज़ मैंने किए उसमें देखा, बस उसमें पॉलिटिकल आप एंगल पे बात करते हैं, आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बट देखिए, सबसे मेन बात जो आज भारत समाचार ने उठाई है कि जो यूथ है वो किस गर्त में जा रहा है, इसका एक बहुत ही दर्दनाक चेहरा हमें देखने को मिला कि कैसे एक 24 साल का लड़का इन चीज़ों में लिप्त है और वो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लोग उस न्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ये सिर्फ एक मज़ा करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब ड्रग्स का एक आपको असल चेहरा देखना है तो जिसे नहीं पता, आप जाके एक बार किसी नशा मुक्ति केंद्र को विजिट करिए, तो वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे इस लत में हैं, परिवार के परिवार ख़त्म हो चुके हैं। तो जब हम इन चीज़ों पे काम करते हैं तो सबसे पहले तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है। अभी कल ही की बात है, मैं एक बहुत ही रिनोन बिजनेसमैन है, उनके साथ में मेरी एक मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझसे बोला ये ड्रग्स लेने से होता क्या है। तो मैंने कहा कि आपके अपने 3 बेटे हैं और शायद आपको पता नहीं होगा कि जब ये ड्रग्स लेने, जब वो इस लत में आएंगे तो वो कैसे, वो आपका परिवार उससे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होगा। तो बेसिकली बात ये जाती है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, कि कुछ लोग को तो ये एक्सपोजर ही नहीं है कि ड्रग्स का क्या और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, ड्रग्स लेने से आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है और कैसे साइकोलॉजिकली आप डैमेज क्या होते ये चले सही जाते वक्त है कि हम सब लोगों को एक होकर मिलजुल कर नशा मुक्ति के खिलाफ और विशेष तौर पर ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए? बिल्कुल। और जो ऑफिसर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें जी इजीली अवेलेबल होती हैं, आसानी से मिलती है, तो अब आपके बच्चे के हाथ में ड्रग्स आया तो सबसे पहला सवाल आएगा कि इसके पास आया कैसे। तो ये सिस्टम सबसे पहले डिस्ट्रॉय होना चाहिए कि हमें इतनी आसानी से ड्रग्स करेक्ट, आई डू नहीं एग्री मिलना विद यू। चाहिए। ऑलराइट, मैं प्रशांत सिंह अटल जी को आमंत्रित करता हूं। ये बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो आप इसमें ये समझना चाहता हूं, क्या ये आर्यन खान जेल गए इस कारण ये मुद्दा ड्रग का इतना बड़ा हुआ, पॉलिटिसाइज हुआ, या फिर वाकई में ड्रग्स लेना एक गंभीर अपराध मानते हैं आप? और क्या इसके पीछे कोई राजनीति भी रही है जिसकी वजह से शाहरुख खान का इस्तेमाल किया गया? एक तो सबसे पहले ब्रिजेश जी, आपको बहुत धन्यवाद कि ऐसे मुद्दे पर आपने डिबेट आयोजित की और उसमें नशा मुक्ति की तरफ कैसे बढ़ा जाए और सामाजिक संगठन कैसे आगे आए, इस विषय में भी बहस हो रही है। जहां तक आर्यन खान का केस है, तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के लोग जो अभिनेता हैं, वो उनका पुराना नाता है। अब इसको सनसनीखेज राजनीति के रूप में देखा जाए तो मैं उचित नहीं मानता हूं। 27 दिन एक आदमी जेल में रहा और आज बेल हो गई और 1-2 दिन में रिलीज हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बड़े लोग हैं, जो बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए और वो समाज को नीचे तक संदेश देते हैं। इसके पहले संजय दत्त भी जेल गए हैं, इसके और भी एक्टर्स जेल गए हैं इन्हीं सब चीजों में। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि जब ऐसे घटनाएं होती हैं तो नीचे तक जो नई पीढ़ी है उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं ये जन जागरण चलाना चाहिए कि ये कितना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, समाज के लिए कितना हितकर है और सभी लोगों के लिए क्या कितना ये इतना हितकर है। गंभीर अपराध था कि पीढ़ी एक खत्म बच्चे को करने की दिशा में। 27 दिन जेल में रखा जाए? नहीं, बच्चे बात सवाल आप देखिए, नारकोटिक्स एक्ट के प्रोविजंस जो 1985 में बनाया गया, ये 1857 में जब ओपियम एक्ट बना था सबसे पहले, देखिए जो कानून है उसी के तहत काम, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एनसीबी इन्हीं को प्लान करके फंसा दिया है। ये आरोप लगाना और उसको फिर कहीं धर्म के साथ जोड़ना, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। पूरे देश को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि इससे कैसे दूर किया जाए और नौजवान, वो भी 23 साल का नौजवान है, अगर भटक गया तो कैसे सही रास्ते पर आए। तो 27 साल जेल नहीं, लोग अटल जी, इस पूरे मामले में एक और स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी स्टेक होल्डर है एनसीपी, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनके पार्टी के कोटे से एक मिनिस्टर है नवाब मलिक, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ब्यूरो खोल रखा है जांच का, और रोज कोई ना कोई वो धमाका करते हैं और इस पूरे मामले पे एक नई सनसनी लेकर आते हैं। गंगा सिंह जी,
अगर इस मामले की कोई इंडिपेंडेंट जांच हो रही है तो नवाब मलिक के पास जो भी मटेरियल है वो मटेरियल उन्हें चाहिए था कि वो जांच एजेंसियों को दें, बजाय इसको कि वो सनसनीखेज करें या राजनीति करें। दूसरा, मैं इससे भी बड़े एक पर्सपेक्टिव में चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि नशा मुक्ति के खिलाफ एक वृहद, एक बड़ा कैंपेन चलाएं। सिर्फ शाहरुख खान का बेटा ही क्यों, गरीब के बेटे को भी बचाया जाए जो घर बार जेवर बेचकर, खेत बेचकर ड्रग ले रहा है। नमस्कार जी। देखिए, नशा मुक्त अभियान के खिलाफ कोई नहीं है, न राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नशा मुक्त अभियान के खिलाफ है, न महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने कहीं पर कोई चीज़ पाई है, कोई आधार पाया है, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, तो अगर मैं आगे कुछ कहता हूं तो ये हो जाएगा राजनीति से प्रेरित बात मैं कर रहा हूं जी। वास्तविकता ये है कि जहां कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहीं उस प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, चाहे वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की घटना छत्तीसगढ़ में की गई हो, चाहे इस मामले को तूल दिया गया हो। क्या आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार नशा उन्मूलन के खिलाफ नहीं है? कहीं पर किसी अत्याचार नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया गंगा सिंह जी, मैं तो बल्कि एक वृहद स्तर पर चर्चा चाहता हूं। नहीं, आरोप मैं एक वृहद चर्चा चाहता हूं कि सबके बच्चों को बचाया जाए। नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जी, बस हमारा ये कहना है कि जिन एजेंसीज को इस नशा मुक्ति अभियान को रोकने के लिए लगाया गया है, अगर आप गंभीरता से देखें, अगर उन एजेंसीज की सपोर्ट बैकडोर से नहीं है जी, तो ये किस तरह से संभव है? अगर वो अपनी सही ड्यूटी लगाएं तो मजाल है कि कोई आदमी नशा मुक्ति की किसी चीज को बाजार में बेच सकता है। हम और आप दोनों समाज के जुड़े हुए लोग हैं। अगर गंभीरता से इस चीज को देखें कि सरेआम स्मैक बिकती है और जिनको पकड़ना चाहिए वो उसमें लिप्त होते हैं। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए, और मैं ही क्यों, हम सब, आप सब जितने लोग बैठे हैं, आज मिलकर हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा और संकल्प के साथ आगे भी बढ़ना पड़ेगा कि हमें नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाना है। मैं अनिल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, शिवसेना के अध्यक्ष जी। बहुत धन्यवाद आपका, प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना के अनिल सिंह जी। अनिल जी, एक मसला आया, शिवसेना की तरफ से एक मामला उठा, मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहा हूँ। उस लार्जर पर्सपेक्टिव के दायरे में एक सवाल आपकी पॉलिटिकल सवाल भी है। शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बार बार कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए इस ड्रग्स के बारे में बार बार कहा जाता है। अगर ड्रग्स का कोई सिंडिकेट काम कर रहा है और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, हम उसकी मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोई साजिश है? देखिए ब्रजेश भाई, जिस प्रकार एनसीबी ने इसमें कार्रवाई किया, वही शंका का प्रश्न क्यों उठा, भेदभावपूर्ण क्यों बात हुई, हम उस पे विषय पे हमको जानना चाहिए। जिस प्रकार बॉलीवुड में और अंडरवर्ल्ड में ये खेल बरसों से चल रहा है और एनसीबी के लोगों को मालूम है, जांच एजेंसियों को मालूम है, और कहीं ना कहीं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और धनार्जन के लिए ये एजेंसियां बॉलीवुड को और साथ साथ अंडरवर्ल्ड को प्रभावित करती हैं, उनसे ये खेल खेलती हैं, और ये सब गेम सेट है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है और जहाँ नहीं है उसको उपेक्षित करने का ये काम करती हैं, चाहे एनसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो। भारतीय जनता पार्टी के टूल बन गई हैं, बी टीम के तौर पे काम कर रही हैं। ये आप एजेंसीज के बारे में कह रहे हैं? जी हाँ, एजेंसी के बारे में कह रहा हूँ। और तो और भारतीय जनता पार्टी के, जब आपने देखा टोनी गृह राज्य मंत्री, क्या वो इसमें शामिल नहीं है? नेपाल बॉर्डर पे सप्लाई और ये सब का खेल कब से चल रहा है? जब राज्य का गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री इन सब चीज़ों में शामिल होगा तो आप सोचिए कि एजेंसियों को कौन प्रभावित कर रहा है, ये कौन सा बंदरबांट चल रहा है।
नशा मुक्ति का अभियान तभी सफल होगा जब इसमें अवेयरनेस होगी, जब एकजुटता होगी, जब सामाजिक रूप से सारी तो आप ये संस्थाएं कहना शामिल चाहते हैं होंगी। कि आपसे कोई राजनीतिक बदला लेने के लिए इस नहीं, तरह की कार्रवाई? राजनीतिक बदले लेने के लिए ही है। भारतीय जनता पार्टी का ये सब सगुफा है जी। आपने सुशांत राजपूत में जिस तरह मीडिया ट्रायल हुआ, उस तरह आर्यन में भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे से सब ये खेल है, छलावा है। ये कहीं न कहीं भारतीय ओके, जनता मैं पार्टी सुरेंद्र राजपूत जी जानबूझ को के थैंक यू संकेत कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, हम लोग एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। मैं इस केस की मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाना चाहता। इस केस के में राजनीति है नहीं है ये अपने आप स्पष्ट होगा और ये काम जनता को तय करने देते हैं। क्या हम कोई एक ऐसा कैंपेन प्लान करें, क्या हम लोग ऐसा कुछ एक प्रभावी कार्यक्रम बनाएं कि हम अपने बच्चों को, यूथ को, आने वाली पीढ़ी को कम से कम ड्रग्स जैसी चीज़ों से दूर रखें? ब्रजेश भाई, बहुत सी चीज़ें आपने कह दी, बहुत से हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने कह दी। मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से, मेरा तन से, मन से और उपलब्ध धन से समर्थन है आपकी इस मुहिम को। हर तरीके के नशे से मुक्त होना चाहिए ये देश, हमारा युवा ड्रग से मुक्त होना चाहिए। और जो ड्रग के कारोबारी हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, शासन में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं, जिनको 3000 किलो ड्रग अडानी के पोर्ट पर नहीं दिखाई देती, 25,000 किलो ड्रग्स पहले से आ चुकी होती है, जिनको ये नहीं दिखाई अडानी के पोर्ट पे देती, उन लोगों को भी नशे से मुक्त करना होगा, अहंकार के नशे से मुक्त करना होगा, रुपए और पैसे के धनार्जन के नशे से मुक्त करना होगा। आपने जैसे अभी कहा, नवाब मलिक, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक अकेले आदमी ने धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे के पूरे सिस्टम की, एनसीबी की, राकेश अस्थाना सहित जो ये लोग बैठे थे जब से रिया चक्रवर्ती वाला केस हुआ है, उससे लेकर के आज तक। क्या कोई आदमी एक ऐसा नहीं है ब्रजेश भाई, आप भी नहीं पूछ सकते हैं क्या, कि रिया चक्रवर्ती से लेके अब तक जितने लोगों के ऊपर इन लोगों ने मुकदमे किए हैं, उनमें से सारे के सारे मुकदमे छूट क्यों गए? क्या पाया था उनके पास? और मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश क्या में ये सिर्फ मीडिया ट्रायल और सुर्खियां बटोरने के लिए? सर, ये मीडिया ट्रायल, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो कहने वाले आपके मित्र जो आप क्यों मेरे दोस्तों के प्रति सर, गुस्सा वो रखते नहीं, हैं? उस- अरे पत्रकार का काम अपना सवाल करना, उस ठीक है। उस- आपको किसी के सवाल पसंद है, उस- किसी के नहीं उस- पसंद। उस आदमी को समय आने दीजिए, देश के कानून के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा उसकी व्हाट्सएप चैटों के लिए और उसके नशा मांगने की आदत के लिए। मैं उस पर नहीं जा रहा। आपने जो लार्जर प्रोस्पेक्टिव किया, मैं मुझे- उस पर चाहता हूं कि हम हाँ, लोग इस पर बिल- डिबेट बिल- बिल्कुल, मैंने और एक कहा- अच्छा मैसेज अपने यूथ को दें। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे यह बता दीजिए ब्रजेश भाई, लखनऊ के हम सब लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कुंभ से लेकर के और हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, गांजे को आप क्या बोलेंगे? नशे में है? मैं तो हर तरह के नशे के खिलाफ हूं। है ना? चरस है ना? बिल्कुल, मैं उसके भी खिलाफ हूं। आप आइए और मुझे बता दीजिए, आप चलिए मेरे साथ इसी लखनऊ में किसी भी जगह पे चलिए आप। अब ये काम भी हम ही से कराओगे? कराना पड़ेगा सर, अगर बृहद उसमें करना है तो करना पड़ेगा। All क्योंकि right. क्योंकि सुनिए अभी थोड़ा समय दे दीजिए, हमारी बात मान लीजिए, क्योंकि हम राजनीतिक please. रूप से आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे। मैं लार्जर पिक्चर की बात मैं कर रहा उसी बात पे कह रहा हूं। पहली चीज तो हमें रोकना पड़ेगा उस एंड पर जहां से नशा आ रहा है, और नशा ताकतवर लोगों की लॉबी, हम दो और हमारे दो की लॉबी के अगर पोर्ट से आ रहा है तो यह और गंभीर बात है। 3000 किलो का आप मतलब समझते हैं सर? 3000 किलो। आप ये पॉइंट पहले रख चुके हैं। मुझे केवल ये बताइए, क्या हम लोग कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, प्रोग्राम बनाएं? बिल्कुल बनाइए, और मैं तैयार हूं, और इसमें शासन और सत्ता का भी सहयोग। जी, मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर उन चिलमची बाबाओं का भी नहीं, उन चिलमची बाबाओं का भी आपको सहयोग। आपने अपनी बात रख ली, मैं थोड़ा सा डिबेट को थोड़ा सा आप इनको कहिए, सत्ताधीश लोगों को कहिए कि जाग जाओ, इस नशे से दूर हो जाओ। मैं और ये उत्तर प्रदेश सत्ता के बहुत ही अहंकार के मशहूर नशे से डीजीपी दूर हो रहे जाओ। आनंदलाल बनर्जी साहब भी मुझे इस वक्त डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बनर्जी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन में इस तरह के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऐसे अनुभव किए होंगे, बहुत ऐसे लोगों को पकड़ा भी होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आर्यन खान केस के बहाने आप उत्तर प्रदेश के, देश के लोगों से क्या अपनी बात कहना चाहते हैं? आपने क्या महसूस किया, और क्या हम लोग एंटी ड्रग कैंपेन स्टार्ट करें ताकि हम यूथ को बचा सकें इससे? ब्रजेश जी, आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है कि हमको ड्रग फ्री इंडिया चाहिए, और हम कैसे इस चीज को रोक सके, समाज इसमें कैसे आगे आ सके, हम लोग प्रत्येक जो इस पैनल पर बैठे हैं वो इसमें कैसे काम कर सके, और किस तरह से हम बेहतर स्थिति में आ सके। देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में
ड्रग्स रोकने के लिए कई संस्थाएं हैं, दुर्भाग्य से। एक तो एनसीबी है, एक ये जो क्या कहते हैं, जिसने एनसीबी है, एक रेवेन्यू में जी DRI है, मिनिस्ट्रीज के अंडर है, एक होम मिनिस्ट्री के अंडर है, एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंडर है, अलग से पुलिस के अंडर है। सभी लोग ड्रग रोक रहे हैं जी, मगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है। जैसे अभी एक मेंशन हुआ है कि 3000 किलो ड्रग मुंड्रा पोर्ट में मिला, और उससे पहले भी ड्रग पकड़ा जाता रहा है। पंजाब का भी उल्लेख हुआ है, पंजाब में रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे किया जाए। तो मेरा अपना मानना है, जैसे अमेरिका में है DEA, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसी तरह से यहाँ पर भी एक सिंगल वन पॉइंटेड ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी होना चाहिए, जिसमें एनसीबी आ जाए, जिसमें रेवेन्यू सर्विसेज के जो ये हैं कमिश्नर नारकोटिक्स है वो आ जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि मल्टीपल एजेंसीज कामयाब नहीं है, हमें सिंगल पॉइंट एजेंसीज कभी कामयाब नहीं होंगी। देखिए अमेरिका ने अपना जो कोलंबिया से रोकने का कोशिश किया है, जैसे उन्होंने पहले जो आज से 30 साल पहले जिसको पकड़वा दिया था, जो मारा गया था कोलंबिया से, और अब हाल ही में एक पकड़ा गया है। इसके पीछे उन्होंने अपनी बहुत बड़ी ताकत लगा रखी है। उनके अपने प्लेन्स हैं, उनके लोग हैं, कोई भी लैंड करता है उसको चेकिंग करने का उनका आदेश है, सारी चीजें हैं वो इस तरह से करके, प्लस वहां पे डेवलपमेंट भी करते हैं। जहां पे उन्होंने कोकेन उखाड़ दिया है तो वहां डेवलपमेंट करते हैं। तालिबान जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से ये बताया जाता है जो 3000 किलो आया था ये अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां और कोई बिजनेस ही नहीं है। तालिबान को अगर पैसा चाहिए तो उसको वहां अफीम उगाना पड़ेगा जी, वहां अफीम उगता ही है। अच्छा, ये जो इधर हम बाकी ट्रायंगल में आपका सजेशन ये है कि एक तो ये मल्टीपल एजेंसीज को हटा के हमें एक एजेंसी की व्यवस्था पर विचार, एजेंसी एक मिनिस्ट्री के अंडर करिए और उसको एम्पावर करिए। एम्पावर, देखिए आपने एनडीपीएस एक्ट एक बड़ा सख्त एक्ट बना दिया है, ये इससे ज्यादा सख्त एक्ट है ही नहीं एज फार एज पनिशमेंट इज कंसर्न। आप मान लीजिए सेक्शन 35 और सेक्शन 54 जिसमें कॉन्शियस पोजेशन कह दिया, जिसमें आर्यन को बेल नहीं मिला वो था कॉन्शियस पोजेशन। नीचे वाले जज ने ये कहा था कॉन्शियस पोजेशन का ये मतलब है कि आपके पास हो सकता है, इसकी सरमाइश की जाती है, अगर आपके साथ एक आदमी खड़ा उसके जेब में है, उसके जेब में कितने हैं? 6 ग्राम है। तो ये बहुत ही सख्त एक्ट है, इसमें बहुत जल्दी बेल वेल नहीं होता है। और दूसरी बात है कि भारत का जो हिंदुस्तान में जो ड्रग्स का यूज है वो सही है गलत है। जैसे अमेरिका में हो रहा है कि हैश वहां लेना चाहिए कि नहीं, जैसे यहाँ भांग है, भांग ड्रग है नहीं है, कितनी मात्रा में ड्रग है, इसको आप स्टैब्लिश तो कीजिए। और इस संबंध में आपको शुरुआत से एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कहते रहेंगे कि हमको ड्रग्स से मुक्ति मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं। तो जैसा एक सज्जन इसमें कह रहे थे कि जब ड्रग्स आता है घर में या उसको खरीदा जाता है या उसका प्रयोग होता है तो पूरे परिवार को इफेक्ट करता है। उस चीज को एजुकेशन में हमें डालना चाहिए। करेक्ट बात है सर, आपका ये मानना है। मैं एलन राव साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका और बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद कि आपने पेशेंसली सबकी बात सुनी। मैं आपसे इस विषय पर आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि हम इस चीज़ ड्रग्स को कैसे रोकें, पहली विषय है। दूसरा विषय यह है कि हम क्या ऐसे अभियान चलाएं, क्या ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें और कैसे अवेयरनेस फैलाएं ताकि हम अपनी यूथ को और आने वाली पीढ़ी को इस ड्रग्स एडिक्शन से बचा सकें। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना बड़ा मुद्दा एकदम हटके किया है। बहुत से चैनल्स पे चल रहा है, आज आर्यन ने ये खाया, वो पिया, जेल में ये किया, वो चीज़ नहीं है। चीज़ ये है कि हम अपने यूथ को, आज हम भारत के यूथ को, यूपी के यूथ को कैसे ड्रग्स के चैनल से बचाएं। मुद्दा ये नहीं है कि आर्यन खान को बेल हो गई या नहीं हुई, मुद्दा ये है कि आगे आने वाले टाइम में हमने अपने यूथ को कैसे ड्रग्स से वंचित रखना है। ये सब चीज़ों को, ये सब करने के लिए हमारे को सब कुछ, एक तो सरकार के साथ कानून बनाया हुआ है, जैसे अभी डीजी साहब कह रहे थे, कानून बहुत सख्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कानून के हिसाब से भी चलना जरूरी है। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को देखने के लिए हमारे एक्टिविटी, जो शुरू में आपने बताया था, हमारे बच्चों की एक्टिविटीज को वॉच करने की जरूरत है। कौन से ये एडोलसेंस एक उम्र होती है 16 से 25 साल की, इसमें बच्चा किधर चला जाता है। पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं राव साहब कि बच्चों को कैसे वो ट्रैक करें? यही मैं बताना चाह रहा हूँ।
अपने अपने बच्चों को टाइम दें, वक्त दें, उनसे बातचीत करें, उनसे डायलॉग करें। आज की डेट में हम सब लोग पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है। सुबह हम अपने दोनों परिवार माँ बाप जो हैं वो नौकरी में चले जाते हैं, ये एक वजह है, ये मैं बताता हूँ आपको। और बच्चे जरा सी गलत लाइन पे चलते हैं तो उनको हमें सुधारना चाहिए। ये नहीं है कि वो कर रहा है तो चलो बेटा ठीक है करते रहो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो लाइफ। ऐसा एंजॉय नहीं है। ये जो ड्रग्स का सेवन है ये एंजॉयमेंट लाइफ नहीं है, इससे बचना चाहिए। बहुत बुरी बीमारी है और ये जिस आदमी को लग गई उसको छूटना बहुत मुश्किल है। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संभालिए, बचाइए। जी बिल्कुल ठीक और बात। अब ये जरूरी हो गया है, अब ये जरूरी हो गया है कि अब दूसरी बात ये अभी जो कह रहे थे कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे फिल्मों के हीरो हीरोइन हैं, उनको हम बहुत, हमारा यूथ बड़े चाव से देखता है और उनको फॉलो करता है। करेक्ट है। तो अगर ये जो केस चला है आर्यन खान का, बहुत नामी हीरो हैं हमारे देश की फिल्मों के, बहुत बड़े उनके पिताजी, तो उनके बच्चे के साथ में ये हो जाना, उसके साथ में फिर ये देखना कि ये बच्चा आप जैसे आज चैनल पे आप दिखा रहे हैं बादशाह के बेटे को जमानत, ये भी एक मैं आपको ये नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हेडलाइन दिखाने से क्या होगा कि हमारे जो यूथ है उनको ये लगेगा कि देखो उसकी जमानत होगी तो हमें भी हो जाएगा। नहीं, मैं हेडलाइन बदलवा देता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं सहमत हूँ और मैं ये हेडलाइन को चेंज कराता हूँ। जरूरी है कि यस इसको चेंज कराइए। मैं सहमत हूँ और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं इसको चेंज कराऊंगा। हमारे हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमारे यूथ को ये क्यों फॉलो करते हैं, हीरो हीरोइंस की एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे यूथ फॉलो कर रहा है। और पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या, और हम सबको मिलकर राव साहब एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो उस कैंपेन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम कैसे अपने बच्चों को बचाएं। जी, वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में, मैं वीरेन जी की भी ओपिनियन लेता हूँ इस केस में। शुक्रिया राव साहब, शुक्रिया। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी ओपिनियन लेता हूँ। वीरेन जी भी हमें इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेन जी, आर्यन खान के केस ने पूरे देश भर में ड्रग्स को लेकर एक बहस छेड़ दी है, आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? दूसरा, हम बच्चों को कैसे बचाएं, यूथ को कैसे बचाएं, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कैसे सेव करें, उसको कैसे बचाएं इस ड्रग्स से? चुनौतियां बहुत सारी हैं। आपने जो सवाल किए हैं इसके जवाब किसी के पास नहीं है। हर चीज़ का जवाब होता भी नहीं, बहुत बार उसे वक्त देता है, क्योंकि हम उस ज़माने में हैं जहां पर इंटरनेट, ड्रग्स और नशा, इन सब ने हमारी युवा पीढ़ी को बांध लिया है और उससे हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जितना हम खुला आकाश देते जा रहे हैं, जितना उनको सुरक्षित करते जा रहे हैं, उतना ही वो गलत दिशा की ओर जा रही हैं। वेस्टर्न कल्चर क्यों कहा गया था? जहाँ नग्नता थी, नशा था। ये फिल्में हमारे यहाँ एक ज़माने में आदर्श हुआ करती थी, हीरो हीरोइन को लोग आदर्श मानते थे। अब वो सब नग्नता और भौड़ेपन की वजह से जानी जाती हैं। ये लोग समाज में हर तबके को प्रभावित करते हैं। कैसा आदर्श है इनका? भाई आप देखिए कि फिल्म में हीरो हीरोइन कोई दारू पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, उसमें दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जिनके पास अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति है, जो अपने बेटों और परिवार के लिए करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, जाओ खर्च करो, तो फिर वो नशा भी कर सकते हैं उस पैसे से, और पैसे से होटल जाएंगे और गलत काम भी करेंगे। तो छूट किस लिमिट तक होगी? एक ज़माना था जब स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे तो मास्टर साहब बहुत मारते थे, डंडे से भी मारते थे, थप्पड़ से भी मार पड़ती थी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं डिबेट में लगभग सबको मार पड़ी होगी स्कूल में। लेकिन आज अगर कोई मास्टर किसी बच्चे को मार दे तो मामूली बात है, बवाल हो जाएगा, FIR हो जाएगी, मास्टर को जेल जाना पड़ेगा। तो कुछ मार सुधार के लिए होती थी और अब न वो सुधार रहा न वो हिम्मत रही। एक चीज जरूर है कि हमारे देश में नशे का प्रचलन बड़ा पुराना है, लेकिन हम लोग हल्का फुल्का नशा करते रहे। कभी खेत में उगा हुआ भांग पीस के खा लिए, कभी ठंडाई बना के घोंट लिए, और गांजा वाजा पी लेते हैं। कुछ नहीं मिलता तो रसरी जला के गांजा फूंक मार लिए। तमाम सारे तरीके रहे हैं
नशा करने वालों के लिए। लकड़ी जला लेते हैं, कोरेक्स पी लेते हैं, तमाम नशे के तरीके लोगों ने देखे। लेकिन जिस देश में, प्रदेश में कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को शराब ने संभाला हो, आप वहां नशा मुक्ति की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आप तो मेरे पूरे अभियान पे पानी डाल रहे हैं वीरेंद्र जी। मैं चाहता हूं कि हम लोग नशा मुक्त, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं आपसे कि अर्थव्यवस्था ही शराब से चल रही है। करेक्ट। आप चाहते हो कि लोगों के कदम न लड़खड़ाएं, लेकिन जब सरकारें लड़खड़ाने लगी तो इन्हीं लोगों ने सहारा दिया। तो जब दारू की दुकान खोल दी गई, भले चाय की दुकान बंद रहा है, ये कोरोना काल में हमने आपने देखा। अच्छा, जिनके यहाँ ब्रजेश जी करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों अरबों की कमाई है, आप उनसे उम्मीद करोगे कि वो संजोग गुटखा खाएंगे, जो बीड़ी पिएंगे, वो ड्रग्स नहीं लेंगे? वो तो लेंगे ही ड्रग्स, क्योंकि उनकी उसी में शान है। उनके बच्चे देश विदेश घूमते हैं, वो दुनिया में तमाम तरह के नशे और चीज़ों को इंटरनेट से लेकर हर चीज़ से जुड़े हैं, देखते हैं। हमारे आपके यहाँ सबसे सस्ता नशा है भाई, तम्बाकू खा लो बहुत, अगर आपका मन हो। उससे जो ऊपर चला जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, गांजा पीने लगता था। अब ड्रग्स का नाम तो हम लोग सुने ही नहीं थे, पिक्चरों में देखे, ये सफ़ेद रंग का होता है, पुड़िया में मिलता है, और पता नहीं किसे पन्नी पे जला के नीचे से आग पीते हैं, कैसे पीते हैं वो लोग जाने। हम लोगों ने न कभी पिया न जाना। लेकिन अगर हेरोइन की जगह हीरोइन पकड़ने से चर्चा भी मिले और माल भी मिले और नाम भी मिले और इनाम भी मिले, तो फिर क्या बुराई है? एक मुख्यमंत्री ने कहा भी, और वो बोले कि माल फूकता है। माल हम लोग जानते नहीं थे माल क्या फूका जाता है, हम लोग तो पैसे समझते साला बड़ा नालायक लड़का है, माँ बाप के माल फूक दे। सब कंट्रोल वीरेंद्र जी, कंट्रोल। यहाँ लोग सोचते थे कि माल फूकना कुछ और है जी। लेकिन नवाब मलिक ने समीर बांध खेड़े पर जिस तरह से आक्रमण किया, तो लोगों ने जाना कि वहाँ दाऊद ना उनका भी नाम है, वो मुस्लिम धर्म से शादी किए, फिर वो हिंदू धर्म में आ गए, फिर वो दलित रहे, तमाम सारे सवाल खड़े हुए। एक चीज लोगों ने ये भी जाना कि महानगरों में, मुंबई में जो सरकारी अधिकारी हैं, उन पर जब आरोप लगता है घूस का, तो वो भी करोड़ों का लगता है। हमारे यहाँ तो 10-5 हजार में पुलिस से लेके तमाम अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, वहाँ करोड़ों करोड़ की घूस ली जाती है। आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं वीरेंद्र जी। नहीं, मैं सब बातों की तुलना कर रहा हूँ। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ दो तरह का वर्ग है। जो अभिजात्य वर्ग है, वो उसकी व्यवस्था क्या है? जो कुलीन तंत्रीय है, जिसके पास अथाह पैसा है, जिसके पास कुछ नहीं है, अंधेरे में बैठा है, वो तो आपकी टीवी डिबेट से जाना है आज कि क्या हो रहा है, ड्रग्स क्या चीज होती, कितनी महंगी है, क्या है। अच्छा, बॉलीवुड में जो एक्टर, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी 2 भागों में बटी है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अनुपम खेर, ये सब बीजेपी के समर्थक रहे। आएगा तो मोदी ही, ये लिखा, बवाल भी हुआ। कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक वर्ग है जो शायद किसी और राजनीतिक दल की ओर झुकाव रखता होगा। तमाम सारी बातें चली इस दौरान, लेकिन यहाँ बड़े विद्वान और पुलिस के अफसर बैठे हैं और लोग सुन भी रहे होंगे। ये बात बार बार लोग पूछते थे, मीडिया में सवाल आता था अखबार में कि भाई जिसके पास न ड्रग्स निकला, जो न ड्रग्स पिए था, उसकी जमानत में 27 दिन लग गया। न उसको लोअर कोर्ट दे रही, न सीजीएम दे रहा है, न डिस्ट्रिक्ट जज दे रहा है, हाई कोर्ट दे रहा है। और 3 दिन कितनी लंबी बहस चली कानून की कौन सी किताब में, तब उसको छोड़ा गया, तब उसको आज जमानत मिली। तो शाहरुख खान किंग खान हो या चाहे पूरी दुनिया के बादशाह हो, लेकिन अपने बेटे को भारतीय संविधान के अनुसार ही उनको छुड़ाना पड़ा। ये धर्म और जाति से परे एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीति बहुत ज्यादा दिखती है। नशा मुक्ति की आप बात करिए, पता नहीं ये कब रुकेगा। जिससे कमाई होती वो चीज रुकेगी, जिसमें पुलिस को पैसा मिलता हो, अफसरों को पैसा मिलता हो, पीने वाले को मजा भी आता हो, वो कहे रुकेगी? वो कभी नहीं रुक सकती। हम आप, भगवान की कृपा है कि अपने बच्चों को बचा ले जाएं। अब आप
नारकोटिक्स ब्यूरो का हाल देख ही रहे हैं भाई। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा नशा ब्रजेश जी हम लोगों ने सुना था बीड़ी। बीड़ी पीने वाले बड़े खराब होते हैं, लेकिन यहाँ तो माल फूंकता हूँ। हाँ, मैं भी माल फूंकता हूँ, बेमिसाल फूंकता हूँ, और तुम्हारे दरमियान बवाल फूंकता हूँ। तमाम लोग फूंक फाक रहे हैं और फूफा भी कर रहे हैं इसमें तमाम लोग। लेकिन जब जब देखिए व्यवस्था बिगड़ेगी, हम कहते हैं कि हम लोग, एक साहित्यकार ने लिखा कि हम भाग्य का लिखा हुआ बदल नहीं सकते जी। सब्जी लेते समय जिस घटिया आलू को हम लोग निकाल के अलग कर देते हैं, बाद में समोसा और टिकिया में वही आलू हमें वापस मिलता है बाजार में। आप ये सोचते हैं कि हम बढ़िया आलू घर ले आए, घटिया आलू दुकान पे छोड़ आए। अब बस भी कीजिए वीरेंद्र जी, आप बहुत निराश कर रहे हैं आज सबको। नहीं, मैं तो खाली सच्चाई बता रहा हूँ। बहरहाल बॉलीवुड है, उसकी तमाम आज बनर्जी साहब ने संकल्प कर लिया कि बाजार का समोसा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तमाम संकल्प है, सुनिएगा। क्यों हमको अलग कर रहे हैं आप? कि करके कैद हमको इश्क के साथ आए खाने में, करके कैद हमको इश्क के साथ आए खाने में जी। और वो जाके अड्डा जमाए बैठे हैं मैं खाने में, और दुनिया सोच में है कि जरूरत उनको कब से पड़ने लगी शराब की, और जिनके दुख में नशेड़ी हजार लगे हैं जमाने में। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है, और खुश नसीब है वो लोग जो हर हाल में खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमने सोशल मीडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कू पर कुछ सवाल पूछे थे कि क्या हाई प्रोफाइल घरों के युवकों को नशे की लत लग गई है, तो उस पर कई सवाल हमारे पास आए हैं। उनमें से 2 सवाल हमने लिए हैं। पब्लिक ओपिनियन के क्वेश्चन है, जिसमें एक ओपिनियन आई है कि प्रतिबंधित नशे पर कार्रवाई ज़रूरी है, इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी का बच्चा हो या कोई आम आदमी का हो। तो हाई प्रोफाइल घरों के युवाओं को नशे की लत लग रही है, इसे रोका जाना चाहिए, इसको लेकर बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है। दूसरा एक पब्लिक ओपिनियन 2 आई है, उसमें कहा गया है कि धनवान बाप की औलाद हैं और जीवन का सुख नशे में ढूंढते हैं। ये हमारे पास कमेंट्स ऑनलाइन इस वक्त आ रहे हैं, जिनको हमने आज की इस डिबेट में सम्मिलित किया है। सीधे तेजस्विनी सिंह के पास चलते हैं, वो हमें बताएंगी कि नशा मुक्ति के खिलाफ हमें किस तरह से कैंपेन करने की यूथ के बीच आवश्यकता है। यस तेजस्विनी, गो अहेड प्लीज़। ब्रजेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सबसे पहले तो मैं ड्रग्स को समझना है, जो ये पूरा इंडिया का सिस्टम है। ये वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि हमें पता नहीं कि ड्रग्स होता क्या है। मैंने भी बस वही फिल्मों में देखा था, लेकिन जब हम नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग काम करते हैं, जब बच्चों के साथ में, और वो 5-7 साल के होंगे, वो 12 साल के भी होंगे, प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती जब वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ले जाके अब्रॉड ले चले जाते हैं इलाज के लिए, और कई बच्चे उन चीज़ों से निकल भी आते हैं। हमें परत दर परत चीज़ों को समझना है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक मिडिल क्लास लड़का किसी अभी अमीर दोस्त के चक्कर में इस लत में फंस गया, तो उसका तो पूरा करियर भी बर्बाद हुआ, उसकी बॉडी भी खोखली हो गई, और उसका परिवार भी इलाज कराते कराते ख़त्म हो गया फाइनेंशियली। तो और लास्ट में आके कुछ बच्चे निकल आते हैं और कुछ बच्चे सुसाइड जैसी चीज़ों पे चले जाते हैं। तो ये सिस्टम है, तो हम इस जो ये कहा जा रहा है कि नहीं ये ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, ये कभी नहीं जाएगी या देखिए बुराई तो कहते हैं कि जब जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है समाज में, लेकिन हम क्या काम करना बंद कर देंगे या हम उस सिस्टम पे काम ही नहीं करेंगे? तो अगर हम 100 में से 20 लोगों को भी बचा सकते हैं, तो क्या हम उन 20 लोगों को बचाने का भी, और हमें इन 20 लोगों को जरूर बचाना चाहिए। जी बिल्कुल बचाना चाहिए। तो मतलब एक बहुत ही क्लोज मतलब जो अपने लोगों में बात आती है, हम अपने जो जीवन के अनुभव से सीखते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम की ड्रग्स के बारे में, ये इसको लेने में और अल्कोहल को लेने में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे हमारे बॉडी के सिस्टम पे काम करता है, वो बच्चा सुनना चाहे ना सुनना चाहे। जैसे कि बीच में हम लोगों के तो मैं राव साहब की इस बात से सहमत हूँ जो उन्होंने उठाया था कि हमें बच्चों से बात करनी चाहिए। जी सर, इसके लिए जो स्कूल्स हैं, बीच बीच में जो एक महिलाओं, जब छोटी बच्चियों के साथ में रेप की इंसिडेंट्स बढ़ने लगे, तो सेक्स एजुकेशन जैसी चीज़ों को लाया गया, और स्कूल में जाके गवर्नमेंट ने ये चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराई, सिखाई कि
अगर आपके साथ ऐसी हरकत हो रही है तो ये गलत है। तो वो छोटे बच्चे भी थे और उसमें बड़े भी बच्चे थे जो अंडर 15 है। तो वैसे ही सर अगर हम ये लोग बात चाहें- भी आपकी सही है कि हमें स्कूलों के माध्यम से इस कैंपेन को पहले शुरू बिल्कुल करना सर, चाहिए। उसके Correct लिए बात है। अगर भारत समाचार जैसे कोई नहीं, initiative मैं आप- उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं और जी हम सर, लोग इस पर एक बड़ा प्लान करेंगे और बिल्कुल सर। आपका भी सहयोग इस पे देंगे। बिल्कुल सर। प्रशांत अटल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि आप महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने या महाराष्ट्र को बदनाम करने के उद्देश्य से बीजेपी इस तरह की प्लानिंग कर रही है। एक पहला प्रश्न। और दूसरा, अवेयरनेस के लिए आपके पास कोई योजना, जैसा अभी तेजस्विनी ने सजेस्ट किया, आपके पास कुछ है? देखिए, नशे को ग्लैमर से एक तो दूर रखना पड़ेगा। ये जो कुछ कुलीन लोगों में दिमाग में आ गई है कि ड्रग लेने का एक बड़े लोगों की एक आदत है, तो ये ठीक नहीं है। और दूसरा, जो सबसे बड़ी निराशा हुई मुझको 20-25 दिनों में, कि एक बच्चा अगर पकड़ा गया, अब उसको लोग पॉलिटिकल ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, शाहरुख खान एक सामान्य टीवी एक्टर थे और देश के सबसे बड़े हीरो हुए, तो वो भी किन लोगों ने बनाया, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। तो उसके बेटे अगर पकड़े जाते हैं तो उसको इस एंगल से महमूदा मुफ्ती जैसे लोग या नवाब मलिक जैसे लोग जो बयान दिए हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और दलों की राजनीति से ऊपर। ठीक है, मैं गंगा सिंह जी को इनवाइट करता हूं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। गंगा सिंह जी, आपने अभी प्रशांत जी की बात सुनी, आप जवाब देना चाहेंगे? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप नशा उन्मूलन संबंधित जो भी कार्यक्रम चलाएंगे, मुझसे जो भी सहयोग हो मैं देने को तैयार हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आपका। दूसरा जवाब देने से पहले मैं ये आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हम जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनके ध्यान ना देने जो है अपने रास्ते से भटक जाता है। उस भटकने के बाद वो कई तरह के एंगल्स में चला जाता है। पर बीजेपी आपकी निंदा क्यों कर रही है? मैं यहाँ पर वो अस्पताल होते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने, नवाब मलिक जी ने क्या नशा उन्मूलन का विरोध किया? क्या उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी का समर्थन किया? उन्होंने ये बताया, कहीं पर उनको गलत लगा कि जो हो रहा है, जो एजेंसी कर रही है, वो गलत कर रही जी। और इसलिए उस अधिकारी के पूरे चिट्ठे को खोल दिया गया। उस न्यूरो जी, एनसीबी की जो कार्यप्रणाली है, अनिल सिंह जी, आपको उस पर किस तरह का एतराज है? राजनीतिक एतराज है या उनकी कार्यशैली पर एतराज है? अनिल सिंह जी, देखिए ब्रजेश भाई, नशा मुक्ति का प्रयास जो है तब सार्थक होगा जब सरकार इसमें पहल करेगी। सरकार बीड़ी बेच रही है, सिगरेट बेच रही है, भांग बेच रही है, दारू बेच रही है और बड़ी बड़ी बोली लगाकर दुकानें खोल रही है, तो नशा मुक्ति का ये प्रयास जो है ये सार्थक नहीं हो सकता। ये बेमानी बात करनी है। अब रही एनसीबी की बात, एनसीबी के पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल चल रहा है। जिस तरह सुशांत का केस हुआ, ट्रायल मीडिया ने किया, उसी के तर्ज पे आर्यन खान के मसले को बढ़ा चढ़ा आपको टारगेट करने के लिए आप बिल्कुल सरकार को अस्थिर करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ इनके सरकारें नहीं हैं, इस तरह के पेच फंसाने, इस तरह विवाद करने। अगर नशा मुक्ति का कोई कार्य सार्थक करना है तो सबसे पहले सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। सरकार ये दुकानों का शटर डाउन करे जी। एक तरफ सरकार मादक पदार्थों को बेच रही है और दूसरी तरफ आप रोक भी रही है, एनसीबी भी बना रही है और भी ड्रग्स कंट्रोल की। सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं और आप मुझे बताइए कि हम इसको कैसे रोकें? हमारे पास अवेयरनेस के लिए क्या होना चाहिए? ब्रजेश भाई, एक शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आपको मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि एनसीबी के अफसरों को जिम्मेवार बना दीजिए कि जिस नशेड़ी को आप पकड़ेंगे, वो चाहे शाहरुख का बेटा हो और चाहे कोई भिखारी हो,
उसको सजा दिलाना आपका काम है। अगर आपने सजा नहीं दिला पाए तो आपको उतनी ही सजा होगी उन अधिकारियों को। तो सच बात ये जान लीजिए, फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। नंबर एक, ये एनसीबी वाले आज की डेट में सत्ता के साथ मिलकर के जो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और बॉलीवुड से हजारों करोड़ रुपए वसूलने की जो साजिश रच रहे हैं, और इन्होंने काफी कुछ पैसा वसूल लिया है, जिम्मेवारी से कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो चिट्ठी जो एनसीबी वाली नवाब मलिक के पास और सब लोगों के पास आई, हमारे यहां भी आई है वो चिट्ठी, तो उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं और किस किस तरीके से इन बच्चों को जी, इस राउंड में थोड़ा टाइम कम है। नहीं सर, बदनाम किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। आप मुझे यह बता दीजिए ना कि इस तरीके के लोगों को, अगर एनसीबी वालों को जेल का खतरा हो जाए तो फर्जी केस में नहीं फंसाएंगे। मेरा यह कहना, शाहरुख का बेटा हो या मेरा आपका बेटा हो, अगर सही है तो फंसे और नहीं तो गलत। हमारे हमसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए एनसीबी जैसी एजेंसी को बनर्जी साहब, और तीसरी बात, जो 3000 किलो इन लोगों ने पकड़ी है, उसके लिए जिम्मेवार कौन? थैंक यू सुरेश जी। चर्चा नहीं, उसकी चर्चा क्यों नहीं? उसमें चर्चा आप भी नहीं कर रहे। ओके बनर्जी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एनसीबी का सारा बवाल है। बनर्जी साहब, एनसीबी का रोल क्या होना चाहिए? क्या इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट्स को पकड़ना, बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ना, या 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम गांजा, चरस, हीरोइन, स्मैक पकड़ना? देखिए, जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ड्रग एक्ट, उसके तहत एनसीबी को जो काम दिया गया है वो हर प्रकार का है, मगर उसका प्राइमरी काम है सबका कोऑर्डिनेशन करके, इनका मंथली कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, इनकी ईयरली कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है कि सारे एजेंसीज को एक उस पर लाके, प्लेटफॉर्म पे लाके अपना काम कर सके। मगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इनका जो कन्विक्शन रेट है वो कम है। और जैसे अभी बात की गई कि अगर उसको दोषी और नहीं दोषी सिद्ध करवा पाता है तो छोड़ दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें फर्जीवाड़ा अच्छा खासा होता है। एनसीबी कर रही है नहीं कर रही, मैं इस बात पे नहीं जा रहा। 100% कर रही है सर, वसूली रैकेट चला रहे हैं यार। ही इज एक्सपर्ट, उनको बोलने मैं देखिए, ऐसा है, वो पॉलिटिकल मामला है, मैं उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, मैं इसके टेक्निकल मामले पर कह रहा हूँ केवल। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसा मैंने सजेस्ट किया था, एक तो एजुकेशन हो, और हमें ये मालूम है कि कहाँ ड्रग्स हैं, अब सबको मालूम है। जब एक मलाना एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां कहा जाता है मलाना क्रीम, वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी गांजे की जगह है। वहां पे इंडियन को गांजा मिलता ही नहीं है, फॉरेनर इजरायली वगैरह पड़े रहते हैं। हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे गांजा है। पंजाब में किस तरह से हो रहा है हमको सब मालूम है, सभी को मालूम है। तो जब हमारे सामने है, एक एजेंसी बनाइए, लोगों को पहले से एजुकेट कीजिए और इसके पीछे लग जाइए। और जैसा यहाँ इसमें कहा गया है कि बच्चों के प्रति बड़ों को बड़ा ही ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की चीजें होती जाएंगी। शुक्रिया सर। एलन राव साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में। राव साहब, ब्रजेश जी, एक छोटा सा उदाहरण। यस प्लीज बनर्जी साहब। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, बड़े प्लेटफॉर्म पे, वहां आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, एक सर्टेन साइज के, करीब 8 साल से लेके 15-17 साल तक के। ये सब के सब, मैंने इसको करके खुद देखा है, पता लगाया, सब के सब स्मैकिया हैं, और यही लोग क्राइम भी बढ़ा देते हैं बाद में जाकर। करेक्ट बात है। इनके पास कोई जरिया मार्ग एलन नहीं राव है। साहब, बनर्जी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मल्टीपल एजेंसी की बजाय हमें अमेरिका के DEA जैसे कंसेप्ट पर काम करना चाहिए, ताकि हम ड्रग्स ट्रैफिकिंग या ड्रग्स पर कंट्रोल कर सकें, और उनको अधिकार भी इस तरह के देने चाहिए, जवाबदेह और जिम्मेदार भी बनाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका में ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसको DEA आपने कहा है, उसी तर्ज पर एनसीबी है। एनसीबी एक नेशनल लेवल की एक एजेंसी है जो कि पूरे स्टेट्स के जो एंटी नारकोटिक्स जो ड्राइव्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है। और मैं आपको जानकारी में बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी में, हर स्टेट में नारकोटिक्स को रोकने के लिए एजेंसीज बनी हुई है। हर स्टेट की अपनी अपनी स्पेशल सेल हैं। दिल्ली में भी स्पेशल सेल है, नारकोटिक सेल है, और वो सारे अपने काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि हर थाना लेवल पे अगर इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जाए, कौन आदमी ड्रग्स का सेवन करता है, कौन कैसे उसको करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाए और उसके बाद नेशनल लेवल पे एनसीबी कोऑर्डिनेट करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसको ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ड्रग्स को सेवन करने वाले हैं उनको अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव साहब। एनसीबी का काम है बड़े डीलर्स को पकड़ने। करेक्ट बात है, इंटरनेशनल रैकेट्स और जिस तरह का काम DEA करता है। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने इस बेहद जागरूक कर देने वाली सामाजिक जागरूकता की कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया, अपनी बातें रखी। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और डिबेट में दिए गए परामर्श पर आप अमल में लाएंगे अपने बच्चों के साथ, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।